हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश में चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इतना ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद आपका एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिबन इज एसोसिएटेड विथ। तो गिबन यहाँ पे जुड़ा हुआ है इटली से। गिबन इज एसोसिएटेड विथ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोज रूल एंशिएंट। यहाँ पे जो PHAROHS लिखा हुआ है उसे पढ़ा जाता है फ़ैरो। फ़ैरो कहाँ पे रूल किया करते थे, यानी कहाँ पे शासन किया करते थे? तो वो इजिप्ट में शासन किया करते थे। इजिप्ट का हिंदी होता है मिस्र, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं इजिप्ट और हिंदी में मतलब होता है मिस्र। जैसे हमारे यहाँ जो शासन करते हैं उन्हें राजा कहा जाता है, तो वहाँ के जो राजा होते हैं उन्हें वहाँ फ़ैरो कहा जाता है। होते वो भी राजा ही है, लेकिन उन्हें फ़ैरो कहा जाता है। फिर है, सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। स्टेट का मतलब होता है स्थिति और डेवलपमेंट का होता है विकास, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो सभ्यता किसके विकास की स्थिति होती है? तो लोगों की, इंसानों की, पीपुल की। देखिए, जानवरों में सभ्यता का कोई मतलब नहीं होता, पक्षियों में भी वही हाल है, और नॉन लिविंग थिंग में सभ्यता आज तक न तो सुनी गई न देखी गई। इसीलिए यहाँ पे पीपुल जो ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है, यानी लोगों की, लिविंग थिंग की। लिविंग थिंग में पीपुल आ गए। वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। जैसे हमारे यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता कहलाती है। जो चीनी सभ्यता है उसका दूसरा नाम है, हालांकि वो सभ्यता है नहीं इन द एग्जिस्टेंस। तो एटिक सिविलाइजेशन जो थी वो ग्रीस में थी। जो ग्रीस की सभ्यता थी उनको एटिक सिविलाइजेशन कहा गया। वह विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी अपने टाइम की, और वो कहाँ पे थी? तो ग्रीस में थी। हालांकि यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि देखिए, बहुत सारी सभ्यताएं आई, ग्रीस की सभ्यताएं आई, वेस्टर्न सभ्यताएं आई, चाइनीज़ सिविलाइजेशन आई, लेकिन आज वो सभ्यता कहाँ है? कहीं नहीं है। समय की धार पर ये सारी सभ्यताएं टिक नहीं पाई और एक टाइम नष्ट हो गई। लेकिन हमारी जो सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो तो इमूवेबल है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो पाया है, और यही जो है इसकी सबसे बड़ी चमक है, यानी ये सभ्यता आज भी बरकरार है। डैश वॉज ए सेक्रीफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है त्याग कर देना, सेक्रीफाइसेस देना। तो यह किसका एकमात्र एम था? सोल का मतलब एक, एम का मतलब उद्देश्य। किसका एम था? तो हमारे ऋषियों का। डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर। कौन थे जो कि एक आध्यात्मिक नेता थे? तो वो थे महात्मा गांधी, और यह चैप्टर भी गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। फिर है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बहुत साल तक वहीं पर रहे। उसके बाद ये भारत आए, और जैसे ही भारत आए तो वो बिहार आए थे, बिहार के चंपारण में आए थे 1917 में। किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये चंपारण आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो नील की खेती हो रही थी उसमें किसानों के साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा था, और किसानों को ठीक से मुनाफे भी नहीं दिए जा रहे थे, और इसके लिए गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था। और बहुत ही इसमें नोटेबल बात यह है कि उस टाइम जो अंग्रेज़ थे उन्हें भी हार माननी पड़ी थी, और वो मुनाफा देने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि वो जो मुनाफा था ये कम ही था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही नोटेबल घटना थी। फिर है, डैश वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में कौन शासन करते थे? तो शासन हमेशा राजा ही करता है, और वहाँ पे राजा का नाम था फ़ैरो। माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए, माइंड यानी मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क है वह एक अशांत बर्ड है। बर्ड यानी पक्षी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब जितना ज़्यादा इसे दिया जाए उतना ज़्यादा ये और खोजता है। या फिर एक दूसरे लैंग्वेज की अगर बात करें, क्योंकि एक चीज़ एक लाइन की हज़ार मतलब होते हैं। जैसे देखिए,
मानव मस्तिष्क एक अशांत पक्षी की भांति है, जितना ज़्यादा यह इसकी इच्छा होती है उतना ज़्यादा यह प्राप्त करता है। द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकदार। आप लोगों ने ग्लिटर पेन के बारे में सुना होगा, जो कि 4-5 कलर में आता है, हरा, ब्लू, पीला। तो उसे लिखेंगे तो क्या होता है, उसमें चमकी डाल दी जाती है, उसे चमकने लगता है जहाँ पे लिखा रहता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसकी जो वैल्यू है, किसकी जो मूल्य है, आज भी चमकदार है। तो भारतीय सभ्यता की, इंडियन सिविलाइजेशन की। बाकी इन तीनों सभ्यता और जो आप नाम देख रहे हैं वो तो अब है ही नहीं। एक टाइम थी, बहुत बोलबाला था, विश्व की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता में आ गई थी, लेकिन कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। एक टाइम आया, सबका पतन हो गया। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। जो विदेशी सभ्यता है, यूरोप की सभ्यता है, उसका मतलब क्या होगा भारत के लिए, तो रुइन होगा। रुइन का मतलब क्या होता है, विनाश। यानी कि अगर यूरोपीय लोग, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो यूरोपीय लोग हैं, अगर वो ये सभ्यता अपनाते हैं, उनकी ये सभ्यता है, तो उनके लिए तो ठीक होगा। लेकिन अगर भारतीय उनकी कॉपी करने की कोशिश अगर करेंगे तो ये साफ साफ है कि भारत के लिए यह एक विनाश की ओर लेकर जाएगा। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। स्मॉल विलेजेस यानी छोटे गांव। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट। कौन थे जो कि छोटे छोटे गांवों से भी संतुष्ट थे, तो आर एंजेस्टर। एंजेस्टर का मतलब हमारे पूर्वज, यानी हमारे बाप दादा, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले, जब सभ्यता का विकास हो रहा था। तो जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। क्यों थे, तो इसके लिए भी एक तर्क है कि उनका मानना था कि ये जो शहर है ये तो एक प्रकार का जाल है, क्योंकि शहर में बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, चोरी डकैती की आशंका बढ़ जाती है। तो इतना टेंशन लेना ही क्यों है, तो ना छोटे से गांव में रहें, खेती बाड़ी करें, ज़्यादा पैसे का करेंगे भी क्या, आराम से जीवन काटें, या फिर कहें कि आराम से जीवन जिए। फिर है कि आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। देखिए, आफ्टर मतलब फिर भी कुछ न कुछ तो हिंदुइज्म में है, कुछ न कुछ तो इस धर्म में है। हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को जो फॉलो, हिंदू धर्म से यहाँ रिलेटेड ये शब्द है, जिसने इसे आज तक जिंदा रखा है। क्योंकि टाइम आया, सब लोग कहाँ गए, नहीं गए, बहुत सारी चीज़ें आई थी एक बार इतिहास में, लेकिन अब उनका नामो निशान मिट चुका है। लेकिन आखिर कुछ न कुछ बात तो हिंदुइज्म में ज़रूर है, तभी तो ये अलाइव अप टिल, अलाइव यानी जिंदा, टिल नाउ यानी अब तक, जिससे कि ये अब तक जिंदा है। तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। फिर है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। एक एक करके मतलब समझते हैं। इमीडिएट यानी तुरंत, ब्रिलियंट शानदार, रिजल्ट परिणाम, मॉडर्न आधुनिक, इन्वेंशन यानी जो आविष्कार, मैडनिंग यानी एक तरह से पागलपन, और रेजिस्ट यानी रोका जाना। कहने का मतलब है कि देखिए, जो मॉडर्न आविष्कार हुए, जो मॉडर्न गैजेट आजकल हम देख रहे हैं, उनके जो तुरंत के जो रिज़ल्ट आए, जो कि शानदार और परिणाम उसके आए, उन्हें रोका जाना मुश्किल था इंसानों के लिए। जैसे देखिए, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, लेकिन उनसे नुकसान भी तो हो रहे हैं, लेकिन उनसे काम ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उनका यूज़ कम कर सकते हैं, या फिर इको फ्रेंडली तरीके खोज सकते हैं। तो यहाँ पे इज फ्रॉम है, यानी पूछा जा रहा है किस चैप्टर से लाइन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लाइन ली गई है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन सभ्यता, मोड, तरीका, कंडक्ट आचरण, और पाथ का मतलब होता है रास्ता, और ड्यूटी यानी कर्तव्य। गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन एक प्रकार आचरण करने का तरीका है, यानी व्यवहार करने का तरीका है, जो कि इंसानों को बताती है कि आखिर उसका कर्तव्य क्या है। इज फ्रॉम यानी किस चैप्टर से ये लाइन ली गई है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके समान।
तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोज वेर द रूलर ऑफ एंशिएंट, यानी फेरो किसके रूलर्स थे? तो प्राचीन मिस्र के रूलर्स हुआ करते थे। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिबन इज एसोसिएटेड विथ, पहले नंबर में भी एक क्वेश्चन था, तो ये इटली से जुड़ा हुआ है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश सिविलाइजेशन, यानी सादा जीवन उच्च विचार, यह किस सिविलाइजेशन का आधार है? तो यह भारतीय सभ्यता का आधार है। हमारे यहाँ जो पूर्वज थे उनका यही मानना था कि हमारी जो सोच होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए और हमारा जीवन उतना ही सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब है यहाँ कि दिखावा नहीं होना चाहिए। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, ग्लोरी का मतलब होता है चमक और इंडियन यानी भारतीय। भारतीय की चमक क्या है? भारतीय सभ्यता की, भारतीयों की चमक क्या है? तो यह चमक है कि यह इमूवेबल है। इमूवेबल यानी अचल है, मूव नहीं करता, हिलता नहीं, समय की धार पर खड़ा उतरा है। यहाँ पे एक तरह से कहा जा रहा है कि जो ग्रीस की सभ्यताएं थी, जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, वो मूवेबल थी। एक हवा का झोंका सभ्यता कहाँ से कहाँ चली गई, आज कुछ पता ठिकाना ही नहीं है उस सभ्यता का, बस नाम ही बच गया है। तो कहने का मतलब ये है। डैश वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, देखिए सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ थे। इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। एक टाइम में एक एरा था उनका, और उससे भी ज़्यादा वो क्या थे? तो एक आध्यात्मिक लीडर थे, राजनीतिक से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, तो वो महात्मा गांधी थे। द माइंड इज ए रेस्टलेस, यहाँ देखिए रेस्टलेस नहीं, रेस्ट होगा, आर होगा। द मोर इट गेट द मोर इट वॉन्ट, यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो रेस्टलेस पक्षी की भांति है, जितना इसे दो उतना ये और मांगता है, या फिर ये कह सकते हैं कि यह जितना चाहता है उतना अधिक प्राप्त करता है। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन थे जो कि छोटे छोटे गाँव से ही संतुष्ट थे? तो आर एंजेस्टर्स, हमारे पूर्वज। आर एंजेस्टर्स एंजॉय डैश रूल, हमारे जब एंजेस्टर्स रहा करते थे उस समय सभ्यता का शुरुआती चरण रहा होगा, तो किस प्रकार के शासन वो वहाँ पे कौन सा शासन प्रिवेलेंट था? तो होम रूल शासन था। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, पूछा जाता है। तो गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे, और उसके बाद भी जब गांधी जी आए थे तो सबसे पहले 3 जगह पर उन्होंने सत्याग्रह किया था। एक तो यहाँ बिहार में, फिर गुजरात में, और फिर एक गुजरात में ही था। पीपुल ऑफ यूरोप वेर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड डैश एट, देखिए जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप जो कंटिनेंट है वहाँ पे बहुत सारी कंट्री है उसके अंदर, उसके लोग किन से इंस्पायर्ड हैं? इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरणा लेना। तो ग्रीक के राइटर से और रोमन के राइटर से। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, वो जो बुक्स होती है खास करके पर्टिकुलर वो ग्रीक राइटर्स के द्वारा ही लिखी रहती है। जैसे कि अरिस्टोटल के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, प्लेटो के, सुकरात के, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो सारे ग्रीक के ही थे। और रोमन के भी बहुत सारे राइटर्स हैं। तो यहाँ के जो राइटर्स हुए, उन्होंने जो किताब लिखी, उन्होंने जो बात लिखी, उन्हीं को यूरोपियंस ने अपना लिया, उन्हीं के आदर्श सिद्धांत को मान लिया। तो यहाँ पे गांधी जी का कहना है कि देखिए वहाँ के जो राइटर थे, एक टाइम जब आया तो वो सभ्यता तो चली, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये सारी सभ्यता भी खत्म हो गई। तो इन्हीं चीज़ों को तो यूरोपियंस ने अपना लिया, तो यूरोपियंस कैसे टिक सकते हैं? उनकी सभ्यता थी वो खत्म हो गई, उन्हीं के आदर्शों को मानती थी, उन्हीं की लिखा राइटिंग्स को मानती थी, वो ही टिक नहीं पाई, यानी एक टाइम पे वो ही सच साबित नहीं हो पाई। तो यूरोपियंस ने उन्हीं को अपनाया है जो कि खत्म हो चुकी है। तो ये कब तक टिक पाएंगे? ये भी नहीं टिक पाएंगे, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। फिर है कि इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। माइलस्टोन यानी मील का पत्थर, बहुत बड़ी बात हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाना, इसका मतलब होता है। तो हमारे विकास में यानी सभ्यता के विकास में किसका आविष्कार एक मील का पत्थर साबित हुआ था? तो आग का, फायर का। गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश, यानी गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, किसके लिए लिखे थे?
तो यंग इंडिया के लिए लिखे थे। यंग इंडिया एक पत्रिका थी, उसके लिए गांधी जी आर्टिकल्स लिखा करते थे। फिर है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेंड मास फ्यूवर, यानी अगर आपको नैतिकता को ऑब्जर्व करना है, नैतिकता को करीब से देखना है, तो आपको किस में विजय हासिल करनी पड़ेगी? तो माइंड और पैशन पर, मस्तिष्क और पैशन पर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए, चैप्टर में इन सब चीज़ों का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। आर एंजेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो एंजेस्टर थे, डिसवेडेड का मतलब होता है दूर कर देना, लग्जरीज यानी विलासिता, और प्लेजर्स का मतलब भी हुआ प्रसन्नताओं से या फिर विलासिता से। यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें इन विलासिताओं से, इन प्लेजर से दूर कर दिया। ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मटेरियल देख सकते हैं। और आप विश्वास कीजिए कि आपको इंग्लिश में, हिंदी में, यानी जो भी सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए गए हैं, अगर आप ध्यान से उन सब वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।